माँ नर्मदा जी का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2 दशक के बाद हम माँ नर्मदा जी के दर्शन ही ना कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये विकास नहीं मानता मैं इसको। बालू खाने से काम नहीं चलेगा, बालू कब तक खिलाएगी आपको? आप नर्मदा जी का जल जब खुद नहीं पी सकते हैं तो क्या महादेव जी के ऊपर क्यों चढ़ाएँगे आप उसको, बताइए? देखिए, ये जो परिक्रमा है हमारी, इस परिक्रमा का मुख्य तो हमारी आध्यात्मिक साधना ही है। हम आध्यात्मिक रूप से चलते हैं, चूँकि एक सन्यासी हैं, एक संत हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हम सामाजिक भी हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं, पावन नदियाँ हैं, चाहे वो हमारी माँ नर्मदा जी हों, गंगा जी हों, यमुना जी हों, बेतवा जी हों या अन्य नदियाँ हैं, सभी नदियों की अविरलता के लिए, उनकी निर्मलता के लिए, वो सही प्रवाह में बह सकें और कचरा गंदगी आदि से मुक्त हो सकें, इसके लिए हम लोग जन जागरूकता का प्रयास करते हैं। और यात्रा से हम ज़्यादातर प्रेरणा तो यही लेते हैं, क्योंकि परिक्रमा में आपको बताएं कि हमने कहाँ का पानी नहीं पिया। हर घंटे पानी बदलता परिक्रमावासी का, मेरी बात नहीं है, हर व्यक्ति की बात है। कोई भी व्यक्ति अगर पदयात्रा करता है तो हर घंटे पानी बदलेगा, चाहे वो हैंडपम्प का हो, कुएँ का हो, नदी का हो, तालाब का हो, उसको हर घंटे जल बदलना ही बदलना है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा के साथ में सामाजिक यात्रा बहुत बड़ी है, क्योंकि जल पर जो अच्छे-अच्छे शोधकर्ता शोध नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ कि वो एक परिक्रमावासी के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसको पता है कि वाक़ई में भौगोलिक स्थिति क्या है, ज़मीन के जल की स्थिति क्या हो रही है। हर घंटे परिवर्तित हो रहा है जल, कहीं खारा है, कहीं मीठा है, कहीं मिट्टी है, तो कहीं और भी जो है विकराल रूप धारण कर लेता है, जहरीला बन गया है कहीं। तो ये सब विचार जो हैं, ये हमारे उज्ज्वल भारत अभियान के ही हैं और इसके प्रणेता हमारे आदरणीय माननीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी हैं। वही हम सबके मार्गदर्शक हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। और पर्यावरण की जहाँ तक बात आती है, तो देखिए, ये गर्मी का महीना है, ऐसे गर्मी के महीने में अगर हम पदयात्रा करते हैं तो क्या स्थिति होती है सड़क पर, सोचेंगे। हम लोग कमरे में बैठे थे, एसी में बैठे और सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन जब सड़क पर चलेंगे तो हमें वृक्ष का महत्व समझ में आएगा। 4 कदम चलने के बाद हमें पता लगता है कि भैया यहाँ तो पेड़ की आवश्यकता है, यहाँ पेड़ होना चाहिए। जहाँ पेड़ मिलता है तो वहाँ बैठने का मन करता है और हवा की आवश्यकता होती है। तो नदियाँ और जल और ये पर्यावरण, पेड़ पौधे, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो उज्ज्वल भारत अभियान निरंतर इस कार्य में लगा हुआ है जन जागरूकता के माध्यम से, चाहे हमने यमुना यात्रा की हो, गंगा यात्रा की, और ये भी हमारा यही है, एकमात्र जीवन का उद्देश्य है कि हमारी भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं वो अविरलता में बह सकें और स्वच्छ रूप में बह सकें, और भूमि का जो जल है वो शुद्ध बना रहे, ताकि हम लोग निरोग रह सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। महाराज जी, आपकी ये तीसरी परिक्रमा है। इन 3 परिक्रमा के कार्यकाल के दौरान, जैसा कि आपने बताया, वृक्ष बहुत उपयोगी हैं, तो क्या अंतर समझ में आ रहा है? कुछ वृक्षों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? देखिए, जहाँ तक देखा जाए, जो हमने तट मार्ग चुना था परिक्रमा के दौरान, तो मुझे लगता है कि तट मार्ग पर तो प्राचीन जो वृक्ष हैं वही देखने को मिले हैं, चाहे पीपल के वृक्ष हों, बरगद के वृक्ष हों या अन्य किसी के वृक्ष हों। इस क्षेत्र में महुए के भी वृक्ष काफ़ी मात्रा में मिले हैं और आम के वृक्षों के भी काफ़ी बाग हैं। तो मैं मानता हूँ कि किसी भी नदी की बात करें हम, माँ नर्मदा जी की बात हो, गंगा की बात हो, यमुना की बात हो, सभी नदियों के तट पर वृक्षों का होना आवश्यक है। तभी जो है नदियों को थोड़ा-सा हम लोग सहायक बना सकते हैं और पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। हम लोग सड़कों से जाएंगे तो महसूस करेंगे कि क्या स्थितियाँ होती हैं, इसीलिए वृक्ष बहुत ज़रूरी हैं। ये हमने पूरी परिक्रमा में अनुभव किया है, पीछे भी किया है और अब इस बार तो ज़्यादा किया है, क्योंकि इस बार नंगे पैर हैं, तो ये लगता है कि कहीं धूप हुई तो चलने में दिक्कत होने लगती है, हवा की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये ज़्यादा अनुभव किया है इस बार में वृक्षों की आवश्यकता। नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। बताते हैं एक समय घनघोर जंगल था वहाँ। जी। अब शायद जंगलों की संख्या, वृक्षों की संख्या बहुत कम हो रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज और सत्ता दोनों की जिम्मेदारी है, चाहे माँ नर्मदा जी का उद्गम है या अन्य नदियों का भी उद्गम है। आज हम देखते हैं कि अमरकंटक में भी मुझे लगता है कि माँ नर्मदा जी का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध होने वाला है, एक तरह से कह सकते हैं। यद्यपि माँ तो माँ हैं, वो अदृश्य तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर हम सबके कल्याण के लिए बहती हैं और प्रलय काल में भी थीं और आज भी हैं। तो हम लोगों की तो हिम्मत ही क्या है कि हम लोग कुछ बिगाड़ सकें माँ का, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से वृक्षों का कटान हुआ है, नर्मदा तट के जो स्थान है उनको छीड़ किया गया है, उनको तोड़ा फोड़ा गया है, वहाँ के वृक्षों को भी काटा गया है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ के जंगलों को नष्ट कर दिया गया।
अमरकंटक की ही हाल में स्थिति देखिए, अभी तो निर्माण का कार्य हो रहा था वहाँ, और निर्माण के पहले हमने जाके देखा तो माँ की धारा इतनी चौड़ी थी, मात्र इतनी चौड़ी थी। तो क्या है ये, देखने को मिलता है, दर्शन करने में अच्छा लगता है, लेकिन ये दुर्भाग्य भी समझ में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2 दशक के बाद हम माँ नर्मदा जी के दर्शन ही ना कर पाएँ। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग चाहे तट पर आश्रम जरूर बनाते हैं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बनाएं। पुराने जो वृक्षों को ना हम काट दें, वहाँ की प्राचीनता को ख़त्म करके हम कैसा विकास करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति केंद्रित विकास होना चाहिए। विकास हो लेकिन प्रकृति केंद्रित हो। ऐसा ना हो कि 2 पीपल के वृक्ष हैं, हम इनको काट दें और यहाँ से सड़क का निर्माण कर दें। ये विकास नहीं हुआ। विकास तब माना जाएगा जब हमारा पर्यावरण हरा भरा होगा, जब हमारी भारतवर्ष की नदियाँ स्वच्छ, निर्मल और अविरल धारा में बहेंगी, तो विकास माना जाएगा। जल का हमारी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ये हमारे माननीय श्री के एन गोविंदाचार्य जी कहते हैं। उन्हीं की बातों को मैं दोहराता हूँ, मेरे पास तो है नहीं कुछ नया। वो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ का विकास तब मान्य है जब नदियाँ अविरलता में बहें, पवित्रता में बहें और गंदगी से मुक्त हो जाएं, हरा भरा वातावरण हो जाए तो विकास मानो, जल तत्व बढ़ जाए तो विकास मानो। अभी भूमिगत जल की स्थिति आप देखिए, नदियों के किनारे की ही समस्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ का पानी का आप टेस्ट कराइए, यहाँ की स्थिति आपको अलग नज़र आएगी, और थोड़ा सा ऊपर जाके कराइए, वहाँ की अलग आएगी। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये विकास नहीं मानता मैं इसको, क्योंकि ये विकास नहीं है, ये तो विनाश है। जहाँ आप 10 वृक्षों को काट के सड़क का निर्माण करें, वो विकास कैसे हुआ। तो प्रकृति केंद्रित विकास की आवश्यकता है, चाहे आश्रमों का निर्माण हो, चाहे मठ मंदिरों का कब्जे का निर्माण हो, किसी कुछ भी हो। जैसे भैया जी सरकार जी का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सोचिए आप, एक संत अपने जीवन को समर्पित करके किस तरह से लगे हुए हैं माँ की सेवा में। वो चाहते हैं कि नर्मदा जी का जो खनन है, जो खनन की स्थिति है, वो बंद हो जाए, लेकिन कौन मानता है, आप बताइए। पूरे परिक्रमा के दौरान देखने में दृश्य ऐसे महसूस होते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। जहाँ सरकार को पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन से ले जाना चाहिए पानी, वहाँ बालू जो है उपयोग निकालने के लिए, बालू को निकालने के लिए मशीनों का उपयोग हो रहा है। ऐसे आप महसूस करेंगे कि जैसे एक तरह से ये क्या है नया, जबकि सरकार भी इसकी मान्यता नहीं देती है। एनजीटी के दायरे में ये सब विरुद्ध है ये एनजीटी के, लेकिन फिर क्या है, हम तमाशा देखते हैं। तमाशा क्यों देखते हैं? क्योंकि उससे दलाली तो हमें भी खानी है। तो दुर्भाग्य है ऐसे जनप्रतिनिधियों का जो हमारी माँ नर्मदा जी को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको नर्मदा जी की चिंता नहीं है। बालू खाने से काम नहीं चलेगा, बालू कब तक खिलाएगी आपको? अगर अस्तित्व खत्म हो गया, जल अगर विहीन हो गया, तो क्या होगा हम सबका। इसीलिए ये खनन का जो कार्य है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जो नर्मदा जी में ही अधिकांश हो रहा है। नर्मदा जी के तट पर एक तो शराबबंदी होनी चाहिए। जैसे प्राचीन जो घाट हैं, वहाँ शराब का भी बड़ा देखने को मिला है कि वहाँ लोग नशा के लिए आते हैं। अधिकांश लोग जो है, नई युवा पीढ़ी है जो भटक रही है, वो वहाँ मौज मस्ती के लिए आते हैं, शराब पीते हैं, और ये सब मतलब इस तरह से माहौल बना रखा है। तो उस पर प्रतिबंध लगने चाहिए कि किसी भी घाट पर कम से कम इतना ज़रूर हो कि धार्मिक स्थान है और वहाँ हमारा घाट है, पवित्र नर्मदा जी हैं, वहाँ कोई किसी तरह का नशेबाज का कारण नहीं होना चाहिए। प्रतिबंध सरकार को करना चाहिए। ओमकारेश्वर में देखिए आप, शराब पीते हैं लोग बैठ के वहाँ। अमरकंटक में देखिए लोग बियर की बोतलें पीते हैं, वहाँ फोड़ के चले जाते हैं। ये स्थिति कहाँ जा रही है, समाज कहाँ जा रहा है, इसकी भी चिंता जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए ना। प्रयास करें। मैं एक व्यक्ति को, किसी को दोषी नहीं मानता कि जनप्रतिनिधि दोषी है, समाज और सत्ता दोनों को ही मिलकर काम करना है। हम बार बार यही कहते हैं कि दोषी कोई नहीं है, दोनों को मिलकर काम करना है, तो करना चाहिए। आपने उत्खनन की बात की नर्मदा नदी में, वाकई में जल के अंदर से उत्खनन मशीनों द्वारा जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपने बताया कि दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है समझा, तो उस पर ये मुद्दा क्या प्रमुखता से उठेगा? देखिए, चूँकि माननीय गोविंदाचार्य जी नर्मदा की यात्रा कर चुके हैं, नर्मदा दर्शन यात्रा उनकी थी पिछले वर्ष ही, तो उस यात्रा के दौरान अमरकंटक से लेके और भरूच तक, और भरूच से लेके अमरकंटक तक जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो नाले उसमें प्रवाहित किए जा रहे हों, मलमूत्र के नाले डाले जा रहे हों, या खनन का मामला हो, सभी बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा कर ली है और उनके पास में सारा डाटा संग्रह भी हो चुका है। सभी मुद्दों को सरकार को दे भी दिया गया है, और कुछ लोगों तक ये पहुंचाने का जो शेष कार्य है वो चल रहा है। तो ये बड़े जो मुद्दे हैं, माननीय गोविंद जी इसको उठाते हैं और निरंतर उनका प्रयास यही रहा है हमेशा। वर्तमान में सबसे बड़ी पहल है, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी चाहते हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वो सब मिलके एकजुटता के साथ आ जाएं, एक मंच पर आ जाएं, ताकि नदियों का अवैध खनन है, नदियों की
प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं, जो आस्था है, एक तो आस्था बनी रहेगी। अगर खनन रुक जाएगा तो गंदगी रुक जाएगी तो आस्था जीवित रहेगी। आप नर्मदा जी का जल जब खुद नहीं पी सकते हैं तो क्या महादेव जी के ऊपर क्यों चढ़ाएंगे आप, उसको बताइए। ये क्या विडम्बना है। यहाँ से नाले, सारे नाले नर्मदा जी में जाएंगे, मलमूत्र नर्मदा जी में जाएगा और आप उसको आचमन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि नदियों को हम इस तरह से बनाएं कि हम आचमन कर सकें, जल की शुद्धता को बनाए रखें, उनकी अविरलता को बनाए रखें, उसके बाद ही तो हम कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले जिम्मेदारी यही है कि नदियों की अविरलता और उनकी स्वच्छता बनी रहे तो सफल होगा काम।